हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ है। 23-24 बैच का जो रिजल्ट है वो आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक, और नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। जो रिजल्ट रहा है उसकी अपडेट मैं कुछ दूंगा आपको, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों के जो पेपर बैक है उनके बारे में अपन बात करेंगे। साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि रिवॉल्यूशन का जो फॉर्म आएगा वो कब आएगा। इसके अलावा अपन ये भी बात करेंगे कि सर रिवॉल्यूशन जो लगाए हैं वो किस किस सब्जेक्ट में लगाए, किस सब्जेक्ट में लगाना सही रहेगा, किस में नहीं लगाए, और सर जो रिवॉल्यूशन लगेगा वो लगता कैसे है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर पेपर इतने ज्यादा जो बैक रहे हैं वो किस वजह से रहे हैं। तो सब कारणों पर अपन एक बार डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन वो आप तक आती रहे। तो देखिए, सबसे पहले अपन रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए, आरपीएमसी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है 2023-24 फर्स्ट ईयर बैच का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत रह गई कि सर बैक बहुत ज्यादा रह गई। ये पेपर जो बैक रहने का है वो बैक पेपर। ओवरऑल रिजल्ट की यदि अपन बात करें कि फेल और पास की बात करें, तो फेल जो 4 सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल भी साथ में अपन इंक्लूड कर ले तो वो 20% के अराउंड बच्चे हैं जिनका पूरा ही ईयर बैक है। ईयर बैक का मतलब जिसकी मार्कशीट पे फेल लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ईयर बैक। ठीक है, तो 20% बच्चों के तो ईयर बैक है, मतलब वो चारों सब्जेक्ट में ही फेल है और साथ में प्रैक्टिकल में भी फेल है, उनके लिए बात कर रहे हैं। पर उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एक पेपर बैक है या 2 पेपर बैक है, 3 पेपर बैक है। ये पेपर बैक है, तो सर इनका क्या करें, कैसे निकलेगा ये पेपर, और जो रिवॉल्यूशन के फॉर्म आएंगे वो कब आएंगे। तो मेनली मैं बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ मैं आपको कि जो रिवॉल्यूशन के फॉर्म होते हैं वो रिजल्ट के 2 या 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 2 या 3 दिन के अंदर आपके फॉर्म जो आते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं रिवॉल्यूशन वाले। लेकिन एक और चीज देखिए, रिवॉल्यूशन वाले जो फॉर्म की डेट होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2 या 3 मैक्सिमम डेज होते हैं। 2 या 3, 3 और 4, 2 और 3 मिनिमम फीस के अंदर, फिर डबल फीस या लेट फीस, इनके साथ में ये फॉर्म भरते हैं। तो आप जब भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी याद रहे कि जो टाइम रहता है वो यही रहता है। ठीक है, तो आप भी बार बार साइट विजिट करते रहे, किसी चैनल के भरोसे आप भी नहीं बैठे कि सब फॉर्म कब आएंगे तो हम भरेंगे। आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए, और पता नहीं भी है तो भी आप डायरेक्ट आरपीएम से डालोगे तो आपके पास में पेज खुल जाएगा, वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन सारे वहीं आते हैं, तो आपको ये डिटेल भी वहीं से मिल जाएगी। तो आप खुद भी अपने आप को अपडेट रखोगे तो आपको किसी के चैनल के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चैनल वाले बताएंगे तभी अपने को पता लगेगा कि फॉर्म आ गए हैं कि नहीं आए हैं। तो दूसरी चीज, ये वाले जो बच्चे हैं ये भी बहुत ज्यादा है, ये कम से कम भी 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर ये वाले बैक हैं। तो सर आप फॉर्म जो लगाए वो कैसे लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है। अब देखिए, फॉर्म की बात करते हैं अपन, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवेल का जो फॉर्म लगाओगे वो किस तरीके से लगाना है, हमेशा याद रखिए, रिवेल जो लगता है वो 50% सब्जेक्ट्स में लगता है। रिवेल जो लगता है वो 50% सब्जेक्ट में लगता है, मतलब यदि किसी के 4 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट में रिवेल लगेगा, यदि किसी के 3 सब्जेक्ट है तो भी 2 सब्जेक्ट के अंदर ही क्या लगेगा, रिवेल लगेगा, मतलब 50%। तो सर रिवेल में क्या होता है, रिवेल में 2 चीजें होती है, एक होती है री चेकिंग, एक में री चेकिंग होती है और दूसरे में होती है री टोटलिंग। रीटोटलिंग। तो सर इसमें क्या होता है, रीचेकिंग में देखो आपकी जो पूरी कॉपी होगी वो रिवाइज चेक होगी, जैसे मेन एग्जाम की आपकी कॉपी चेक होती है वैसे ही वापस चेक होगी।
वापस चेक, जबकि रीटोटलिंग के अंदर केवल आपके जो मार्क्स होंगे वो ही रीटोटल किए जाएंगे, मार्क्स ही केवल क्या किए जाएंगे, रीटोटल किए जाएंगे। जो भी मार्क्स होंगे वो आपको रीटोटल करके वापस आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी ये लगाओ, रिवेल लगाओ, तो आप ये जरूर देखना कि मेरे को किस में रीचेकिंग लगाना, किस में रीटोटलिंग लगाना है। ठीक है, कई बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर नंबर बढ़ते हैं या घट भी जाते हैं। देखो, यदि रीटोटल में नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या देख रहा है। मान के चलो उसने जब आपके नंबर दिए उस टाइम नंबर गलती से उससे जो नंबर जुड़ गए वो मान लो 44 जुड़ गए, लेकिन आपने जब रीटोटल करवाई तो मार्क्स जुड़े मान लो 42 ही जुड़े, तो आपकी जब नई मार्क्स आएगी तो उसमें 44 नहीं 42 ही मार्क्स आएंगे, 44 मार्क्स नहीं आएंगे। अब यदि मान के चलो आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और 50 हो जाते हैं तो नई मार्कशीट में आपके 50 ही मार्क्स आएंगे, ये फिर 44 नहीं आएंगे। तो ये रिजल्ट के बाद में चीजें अपडेट हो जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए आप कि रीटोटलिंग के अंदर ये भी हो सकता है, रीचेकिंग के अंदर भी ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी सबकी रहती है यहाँ पर। तो आप ये नहीं सोचे कि नंबर कटेंगे कि घटेंगे। जैसे समझना एक चीज, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि नंबर कट गए, तो अब सुनना ध्यान से, मान लो किसी बच्चे के 40 मार्क्स है, अब वो ऐसे बोल रहा है कि सर मेरे यदि नंबर कट गए, तो यदि मैंने फॉर्म लगा दिया रिवेल का और मेरे नंबर कट गए, तो मेरी बात सुनो भैया, आपके 40 मार्क्स आए, क्या पास हो, क्या आप पास तो नहीं हो, तो फिर आपके नंबर कट भी गए तो क्या हो जाएगा। आप एक बात सोच के देखो, आपके नंबर 38 भी हो गए तो भी क्या हो गया, पहले भी पेपर बैक था अभी भी बैक है, लेकिन बाई द वे यदि मान लो आपने अच्छा लिखा है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। और ये नंबर मान के चलो 42 हो गए या 44 हो गए या 45 हो गए, तो आप तो पास हो जाओगे। तो जिन बच्चों के नंबर कम हो, जिन बच्चों के बैक है, वो वाले बच्चे तो बिना सोचे समझे, उनको एक क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है कि सर नंबर कट गए, तो क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब भी पेपर लगेगा नेक्स्ट टाइम आपको पूरा ही पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स 38 से ही बढ़ेंगे तो नंबर कट गए तो कट गए, तो उनको तो पूरा का पूरा पेपर ही वापस देना पड़ेगा। तो जिनके पेपर बैक आया है उनको तो पूरा का ये फॉर्म भरना चाहिए और हर हाल में भरना चाहिए, क्योंकि उनके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन है कि सर हमारा पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन फिर भी सर हमारे नंबर कम आए, तो उनको भी रीचेक का फॉर्म जरूर डालना चाहिए। रीचेक का फॉर्म वो भी लगा दे। अब इसमें पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे मान लो किसी बच्चे के 65 आया और रीचेक होने के बाद में 60 भी हो सकते हैं और 70 भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये आपको अपनी खुद की रिस्क पर ही भरना पड़ेगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहब किस में रिवेल लगाए, किस में रीटोटल लगाए, उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, यदि अपन रीचेकिंग की बात करें तो रीचेकिंग आपको उस सब्जेक्ट में लगाना चाहिए जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, चाहे उसमें नंबर कम आए हो चाहे ज्यादा आए हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप रीचेकिंग उस सब्जेक्ट में लगाओ जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यदि रीचेक होगी तो मेरे नंबर बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, ऐसे पेपर में आपको रीचेकिंग लगाना है जिसके अंदर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे किसी भी पेपर के अंदर रीचेक आप मत लगाइए जिसके अंदर आपने 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो रीचेकिंग फॉर्म हो उसमें लगे जिसमें आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका तो आपका कॉन्फिडेंस, आप किसी भी चैनल के भरोसे में नहीं आए, ये चैनल वाला ये बता देगा तो मैं इसमें लगा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको रीचेकिंग और रीटोटल का फॉर्म लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी के कहने पर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। जो आपने वहां कॉपी में किया है उसी के आधार पर आपके नंबर बढ़ेंगे। तो मैं वापस बोल रहा हूं, किसी के कहने पर आप अपना रिवेल का फॉर्म नहीं भरे, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरे। मैं केवल आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करो, तो उसमें आपके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। जैसे पहले तो कॉन्फिडेंस हो आपको कि मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बता दिया बेटा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पूरे किए हैं।
तीसरी चीज, जो तीसरा क्राइटेरिया वो रहता है हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर किस में है? जैसे मान के चलो एक में आपके 38 है और एक में आपके 42 है, तो आप कोशिश करिए इसमें ज्यादातर रीचेक लगाइए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का माइंडसेट ये हो जाता है कि 42 को करके वो 45 भी कर देता है कई बार, तो इसमें आप रीचेक लगाइए, बाकी में आप रीटोटल लगा दें। कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर नंबर कितने तक बढ़ जाते हैं, तो वो आप जो कॉपी में करके आए उसी पर डिपेंड करता है। ये कहीं फिक्स नहीं हुआ है कि 2 नंबर बढ़ते हैं कि 3 नंबर बढ़ते हैं। किसी के कहने में मत आइए कि 2 ही नंबर बढ़ते हैं, 5 ही नंबर बढ़ते हैं, 10 नंबर। यदि आपने अच्छा किया है तो नंबर 15 भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई कॉपी मिसिंग हो गई होगी, तो उस वजह से आपके या तो किसी एक कॉपी में नंबर नहीं डले होंगे या किसी एक क्वेश्चन को चेक नहीं किया होगा, इस वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, और हो सकता है 20 मार्क्स भी बढ़ जाए, और हो सकता है 44 से 45 भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कंडीशन बहुत सारी है, तो अपना सेल्फ एनालिसिस करिए आप कि अपन ने क्या किया है उसके अंदर, कॉपी के अंदर, और अपने किस में किस वजह से बैक आई है, इसके बारे में आप जरूर सोच ले कि मैं किस में रीचेक लगाऊं और किस में रीटोटल लगाऊं, क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि बाद में चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, उसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। मैंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं जो कि इफेक्टिव साबित हो सकते हैं कि आप ये सोच सकते हो कि मेरे को किस में रिवेल लगाना चाहिए और किस में रीटोटल लगाना चाहिए। क्लियर है ये बात? और आगे आने वाले उसके लिए बता देता हूं बेटा, आप जब नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करोगे आप, तो उसके अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े काम चलाऊ तरीके से आगे आने वाले टाइम पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे जो वैकेंसी भी आएगी वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम बेस आएगी, इसलिए आपकी जो नॉलेज है वही काम आएगी। इसलिए आप अपनी स्टडी है वो प्रॉपर रखिए, आप बार बार इन झमेलों में मत पढ़िए, क्योंकि आपको रिवेल रीटोटल इनके फॉर्म भरने पड़े और उसके बाद में आपके पेपर क्लियर हो। इससे आपका टाइम भी खराब होता है और आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी चालू रखिए, क्योंकि आपके पास कोई और दूसरा काम भी नहीं है। तो आप अपना प्रॉपर जो वर्क है स्टडी का वो करते रहिए। एग्जाम चाहे 12 महीने में हो चाहे 15 महीने में हो। जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आया उनमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आरपीएम से भी की है, क्योंकि जो पेपर 9 महीने या 12 महीने में होना चाहिए वही पेपर 15 महीने 2 साल में हो रहा है, तो भी बच्चे के साथ में बहुत बड़ी गलत चीज हो जाती है, क्योंकि बीच में इतना गैप हो जाता है, उसके बाद में बच्चे की रिदम बनी नहीं पाती है। तो आपका रिजल्ट यदि खराब आया है तो आप नर्वस मत होइए, क्योंकि इसमें आपके अकेले का रोल नहीं है, थोड़ा बहुत सिस्टम का भी रोल है, लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट जैसा रहा है एक बार आप उसको एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो सभी को पैरामेडिकल कोचिंग वाला की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो आगे भी ऐसे ही ग्रोथ करते रहें।